खुशखबरी सुना दूं आपको, आपका और मेरा महबूब कायद बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपके दरमियान मौजूद होगा। मुझे पता चला कि मुझे कत्ल करने की साजिश हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि इनका दिमाग चल गया है। इमरान खान सियासी सोच, सियासी किरदार के हवाले से मर चुका है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। जो शख्स खुद मिलिटेंट्स का सरपरस्त ये बताता है कि इस शख्स का मेंटल लेवल क्या है। आई जेन्युइनली बिलीव ही इज आउट ऑफ सेंसेस बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ पावर। करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया। जोरदार मुतालबा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले, इस मामले को पूरी इन्वेस्टिगेट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे जनाब मज़हर बरलास जो इस प्रोग्राम का रूह रवां हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। आप माशी तजियाकार हैं। जनाब अब्दुल्ला साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। आज हम जिन मौज़ूआत पे बात करेंगे आपने मोन्टाज में देख भी लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ कायदीन ने, मुख्तलिफ लीडर्स ने इमरान खान के इस इल्ज़ाम पर सख्ती से रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी जान को ख़तरा है, उनके कत्ल की प्लानिंग कर ली गई है और उनके कत्ल की प्लानिंग आसिफ अली जरदारी ने की है। और उन्होंने कहा था कि आसिफ अली जरदारी ने एक कलअदम तंजीम को, किसी दहशतगर्द तंजीम को पैसे दे दिए हैं और वो उनको मारेंगे। और उन्होंने नेक्सस बताया था कि उसमें खुफिया एजेंसी जो है वो सहूलतकार का किरदार अदा कर रही है और मारने का किरदार जो है वो दहशतगर्द करेंगे। उसके जवाब में फ़रतुल्लाह बाबर ने कहा है कि इनका दिमाग चल गया है। इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद उनको सोचने समझने की सलाहियत जो है वो ख़त्म होकर रह गई है और वो परेशान है और इस तरह की बातें कर रहे हैं। जबकि कमर ज़मान कायरा ने अदालती तहकीकात को हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। अगर उनका इल्ज़ाम बिल्कुल 100% दुरुस्त है तो जो लोग उसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर उनका इल्ज़ाम गलत साबित होता है तो फिर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर भी बात की जाएगी। मरियम नवाज़ वापस आ गई हैं। आज उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा कि अवाम के महबूब कायद नवाज़ शरीफ, जो उनके ख्याल में अवाम के महबूब कायद हैं, वो जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने जल्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, कोई बात सही नहीं बताई, लेकिन जल्द कहा है। देखें कब तक वो जल्दी आती है, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जनाब इमरान खान के इल्ज़ामात के बाद मेरे और मेरे ख़ानदान के ज़िंदगी के जो है ना परेशानियाँ बढ़ गई हैं। मेरी और मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी को ख़तरात लाक हो गए हैं। फवाद चौधरी की बीवी हब्बा चौधरी ने भी कुछ बातें की। उन्होंने बताया कि फवाद अदालत में बेटियों का पूछ कर रो पड़े और उनको मिलाने नहीं दिया गया बच्चों के साथ। इस तरह की बात हुई। रुपए की गिरती हुई साख भी बात होगी। कल अल्लाह के फजल से हमारे मुल्क के सबसे बड़े काबिल फ़ख्र मईशत दान जनाब इसहाक डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह इसको बचाएगा। तो अगर अल्लाह नहीं बचाना है तो जनाब आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं और आपकी माशी पॉलिसियाँ कहाँ हैं? अल्लाह यकीनन बचाने वाला है, लेकिन अल्लाह उनको बचाता है जो अपने बचने का इंतज़ाम भी करते हैं, जो अपने बचने का सोचते भी हैं। इस पर बात हो जाएगी। और कल उन्होंने भी इस्लामी टच देने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक है, यकीनन सूद नहीं होना चाहिए। इस्लामी निज़ाम मईशत जो है बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन आप जिस निज़ाम मईशत के साथ चल रहे हैं पहले उसको तो ठीक चला लें। नई गोलियाँ और नई चीज़ें बाद में दें, ये क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और भी कुछ बातें होंगी, लेकिन इससे पहले कि मज़हर बरलास साहब की तरफ बढ़ा जाए, मरियम नवाज़ की गुफ्तगू का एक टुकड़ा आपको सुनाते हैं। उन्होंने क्या कहा उसके ऊपर फिर जनाब मज़हर बरलास साहब का तबसरा लेंगे। मरियम नवाज़। 28 जुलाई 2017 पाकिस्तान का बहुत बड़ा सान्या था और वो दिन है और आज का दिन है। पाकिस्तान संभलने में नहीं आ रहा। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सारे किरदार अपने अपने अंजाम को पहुंचे या नहीं पहुंचे, नवाज शरीफ ने तुमसे इंतकाम नहीं लिया। तुम अल्लाह ताला के हिसाब और किताब का निशाना बने हो। टीवी स्क्रीन पे जब मैं इनको रोते देखती हूँ तो मुझे इन पे तरस आता है। मैं कहती हूँ जरा हौसला करो। जी मज़हर बरलास साहब, अल्लाह ताला ने हिसाब लिया है, नवाज शरीफ ने कोई इंतकाम नहीं लिया। ज़ाहिर है उनको मौका भी अभी नहीं मिला अभी तक तो इंतकाम लेने का, ज़ाहिर है, लेकिन जो हो रहा है वो भी सबके सामने है। और जल्द वापस आ जाएंगे नवाज शरीफ। तारीख़ वगैरह भी कोई नहीं उन्होंने बताई। क्या लगता है आपको नवाज शरीफ कब वापस आ जाएंगे और ये जो सारी सूरत हाल है इस पर आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, मरियम नवाज एक छोटी सी सर्जरी के बाद वापस आई है और उन्होंने एक जज्बाती तकरीर की है। जाहिर है उनके वालिद जो कहा करते थे, उन्होंने अपने मुखालफिन की तरफ इशारा किया
और 2 का नाम तो उन्होंने गुजरांवाला में लिया था, जनरल बाजवा का और जनरल फैज का। आप देखिए, जनरल बाजवा और जनरल फैज अपनी फौजी सर्विस के खात्मे के बाद, जाहिर है उन्होंने रिटायर्ड होना था, तो उसके बाद आ जाइए उनके सियासी मुखालिफ इमरान खान। तो बदला उन्होंने जितना लेना था किसी से वो ले लिया। वो सियासी लोगों से बदला ले सकते थे, उन्होंने एक रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इमरान खान की हुकूमत खत्म की, तो बदला तो ले लिया उन्होंने जितना वो ले सकते थे। बाकी जाहिर है वो इस तरह की बातें करेंगी और चूरन यही बेचेंगी कि वो बहुत जल्द आएंगे। ये बहुत जल्द जो है, ये आपको पता है कि इनके एक वजीर मियाँ जावेद लतीफ साहब डेटे देते थे कि फलां तारीख से पहले नवाज शरीफ इधर होंगे, फिर और भी इनके लोग इसी तरह की बातें करते थे। मेरी इतलात ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अभी नहीं आएंगे। ठीक है। जब तक कोई सूरत हाल उनके हाथ में नहीं आएगी तो वो उस वक्त तक नहीं आएंगे। अब वो सूरत हाल हाथ में करने की, मरियम नवाज भी इससे पहले तो आने का रिस्क उन्होंने नहीं लिया ना। जब पंजाब में एक निगरान वजीर आला बन गया, जो इनकी मर्जी से बना, इनका नामजद करदा था, वो वजीर आला बना, और जिसने आते ही इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे को इधर उधर करके वसी पैमाने पर रद्दोबदल किया, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां की, तैनातियां की, और वो निगरान होते हुए भी एक मुंतखब वजीर आजम से मिला, तो उसके बाद इन्होंने ये रिस्क लिया आने का। उससे पहले तो मरियम साहबा भी रिस्क नहीं ले रही थी। अब इनको चाहिए सियासी मैदान में मुकाबला करें बजाय जज्बाती बातें करने के। तो सियासी मैदान में इमरान खान मेरा ख्याल है इनके मुकाबले के लिए तैयार है, इलेक्शन में जाएं और उनका मुकाबला करें। जी बिल्कुल सही है जी। जनाब अब्दुल्ला साहब, ये आप क्या कहते हैं, ये जो सूरत हाल अभी बनी हुई है ओवरऑल, इसहाक डार साहब ने बात की, और वो इसहाक, इन्होंने एक जो बात है कि इमरान खान के इसके नवाज शरीफ के आने की जो बात हुई है कि नवाज शरीफ आएंगे जब वो हालात को बेहतर देखेंगे, बरला साहब ने जिधर इशारा किया। इसहाक डार आए, इसहाक डार के आने के ऊपर बड़े ढोल बाजे भी बजाए गए, बड़ा शोर शराबा हुआ, बड़ी खुशियाँ हुई कि डॉलर रुक गया, बेहतर हो गया। लेकिन इसहाक डार के आने के बाद के जो हालात पैदा हुए हैं, जो माशी सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए वो आए थे, वो तो कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आ रही। आपका क्या तजिया है इस हवाले से, एक माशी उमूर के माहिर होने के नाते? सर, मैं अपने आप को माशी अमूर का माहिर तो नहीं, आप जिसे कह लें, चूँकि हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, मार्केट को समझ रहे होते हैं, मार्केट के हिसाब से, हाँ, उस एंगल से प्रैक्टिकली मार्केट में प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सर हम अभी भी गलती कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि जितना मीडिया के ऊपर तजज़िया हो रहा है ना, उसमें हम सिर्फ नफरत की बात कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। सही है, अब टाइम नहीं है। ठीक है, हमें सीख लेना चाहिए था। 75 ईयर्स की जो हमारी एज है एज ए कंट्री, उसमें सिर्फ 3 साल हमारा अकाउंट सरप्लस हुआ था। सही है, बाकी तो जो ऊपर नीचे ही होता रहा ना जी, कम हुआ कभी ज्यादा, लेकिन हम डेफिशिएंसी में ही रहे। और आज भी जो माशियत की बात कर रहे हैं आप, ये सिचुएशंस कोई भी होता है इस जगह के ऊपर, ये गड़बड़ होती जानी थी। अच्छा, हाँ, ये गड़बड़ होती जानी थी। उसकी रीजन ये है कि चूंकि आप कब तक कर्जे और अमदाद के सहारे पे चल सकते हैं, ये तो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। हमारे साथ हुआ ये है कि इस टाइम पे अगर हम बात करें कि जो एक पैनिक क्रिएट हो गया मार्केट के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह एक है, और दूसरा जो था कि हम चूँकि IMF के प्रोग्राम में गए थे, उनकी शराइत जो हैं वो हमेशा वो इस नेचर की होती है जिसमें उनके लोकल या मुल्की हालात को नहीं, वो 2+2 इकनॉमिक्स अफेयर्स को देखते हैं कि अच्छा जी इतने पैसे हम दे रहे हैं तो ये निकलने कैसे हैं, और इसके उस बुनियाद के ऊपर हमारे मसाइल जो हैं वो और गड़बड़ की तरफ होते गए। लेकिन उसके बगैर शायद हमारा चारा भी नहीं है, जो भी गवर्नमेंट होगी। अब जो जिस लेवल पे अगर हमारा डॉलर 100 रुपए से नीचे नहीं आता, वो 2 साल के बाद आता, 3 साल के बाद आता है, आपके मुल्क में बिजनेस नहीं हो सकता, कारोबार नहीं हो सकता। आपके ख्याल में ये 100 रुपए के नीचे आना चाहिए? आना चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर आप इसी किस्म की इंस्टेबिलिटी में लगे रहेंगे। अब ये मैं नहीं कहता कि 2 महीने में आ जाएगा 100 के नीचे, जब भी, ठीक है ना, जब भी आए उस टाइम तक आप क्राइसिस में रहेंगे। और दूसरा ये है कि आपके पास चूंकि आप की एक्सपोर्ट बहुत कम है इंपोर्ट से, तो आपको उस सारी इंडस्ट्री
जो कि एक्सपोर्ट बेस है, उसकी जो इनपुट है उसके ऊपर आपको रिलैक्सेशंस देनी चाहिए, उसकी इंपोर्ट होनी चाहिए, आपकी एक्सपोर्ट बिल्कुल रुकी हुई है, ठीक है उनकी। और जो इंपोर्ट्स हमारे लग्जरी आइटम्स जो उन आइटम्स की है जो कि कंजम्पशन के लिए होती है सिर्फ, उसको हम रोकें, उसके ऊपर बैन करें। इसके बाद आपके पास जो इस टाइम के ऊपर, अभी मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपके साथ शेयर किया था कि आपके पास जो, अगर आप देखते हैं तो सबसे मैक्सिमम रेवेन्यू जो आपके पास आता है वो IMF या वर्ल्ड बैंक नहीं, वो आपको ओवरसीज देता है। सही है। और अगर आप देखें, कहते हैं, मैंने शायद पिछले दिनों में देखा कि 5 साल में 145 अरब डॉलर ओवरसीज ने दिया। सही है। और अगर आप देखें कि IMF और ये सबको मिला लें, वर्ल्ड बैंक, ये सारे अदारे मिला लें, चाइना से ऐड, हम सऊदी अरब से, UAE से, तो ये मिला के 5 साल में 20 अरब डॉलर बनता है, जो कि हमारे ऊपर कर्जा है। और जो उन्होंने 145 अरब डॉलर दिया है वो हमें, हमारी जो ओवरसीज कम्युनिटी है जो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक है जो आपकी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में आबाद है, और एक वो है जो मिडिल ईस्ट में एज ए वर्क पे गई हुई है। ये सबसे ज्यादा पैसा मिडिल ईस्ट से आता है, ठीक हो ये जो मजदूरी करते हैं वहां पे। ठीक हो जो नॉर्थ अमेरिका या यूरोप में वहां से कम आता है, हमें उनको मोबिलाइज करना पड़ेगा। हमें शॉर्टकट में सिर्फ एक ही हल है हमारे पास, हम टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जा सकते, डेवलपमेंट्स बहुत कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ओवरसीज के लिए हम कोई ऐसी फैसिलिटीज क्रिएट करें कि वो पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करें और इन्वेस्टमेंट लेके आना। जी बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल सही है। मजहर बरलास साहब की तरफ बढ़ना है और मजहर बरलास साहब से ये पूछेंगे, आज इमरान खान ने कल जो इल्ज़ाम आयद किया था कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाक है, उनके कत्ल की प्लानिंग कर ली गई है और उन्होंने कत्ल की प्लानिंग की सारी जिम्मेदारी जनाब आसिफ अली जरदारी पर डाली थी, तो उस पर आज शदीद रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और मुख्तलिफ कायदीन ने बात की। कमर ज़मान कायरा ने भी आज कुछ गुफ्तगू की थी, उस गुफ्तगू का एक टुकड़ा आपको सुनाते हैं कि कमर ज़मान कायरा ने बात, फिर उस पर तबसरा करते हैं। जी कमर ज़मान, मुतालबा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले, इस मामले को पूरी इन्वेस्टिगेट किया जाए और अगर कोई कसूरवार है, जो भी है, कोई बंदा, कोई इदारा है, उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। और अगर इमरान खान अपने सबूत नहीं देता है तो फिर यही सलूक इमरान खान के खिलाफ होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। जोरदार मुतालबा करेंगे। जी मजहर बरलास साहब, आप इस मुतालबे पे क्या कहेंगे? वो कहते हैं चाहे कोई बंदा है, चाहे कोई इदारा है, चाहे कोई भी है, अगर कोई वाकई इमरान खान के कत्ल की साजिश में मुलविस है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर इमरान खान का ये इल्ज़ाम गलत है, भोंडा है और ठीक नहीं है तो फिर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? तो इस पे बात करने से पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा, जिधर अब्दुल्ला साहब बात कर रहे थे। जी, गुजारिश ये है कि जब डॉलर इतना महंगा होगा, यानी डॉलर आपका 250 रुपए को छू रहा है, तो आपकी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? सही है। इतने महंगा डॉलर होने हो जब हो तो यकीनन आपकी चीजें महंगी होंगी। सही है। तो जब आलमी मार्केट में आप चीजें भेजेंगे तो उनको कौन खरीदेगा? सही है। तो खरीदार ही खत्म हो जाएगा। सही। क्योंकि जो बैरूनी दुनिया है वो तो सस्ती चीजें खरीदती है, और चाइना ने इसीलिए दुनिया में अपना एक जाल बिछाया कि चाइनीज जो थे वो सस्ती चीजें भेजते थे और मयारी चीजें भेजते थे। अब पाकिस्तान में गैर मयारी चीजें अगर चाइना से आती हैं, तो मैंने एक चीनी कंपनी वाले से ये पूछी बात, तो उसने कहा देखिए जी, हम 10 तरह की क्वालिटीज बनाते हैं एक ही चीज की, तो एक नंबर है, फिर 2 नंबर है, 3 नंबर है, 10 नंबर तक है। अब आपका अगर ताजर ही पाकिस्तान का कहे कि हमें 10 नंबर चीज दे दें, सही है, तो हम उनको 1 नंबर कैसे दें? दुरुस्त है। वो जो नॉर्थ अमेरिका वाले हैं या यूरोप वाले हैं वो 1 नंबर चीज ले जाते हैं, ठीक है, अरब मुल्क जो है वो ले जाते हैं, कोई 2 नंबर चीजें ले जाता है और आप आखिरी। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने बरामदात यानी एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो फिर आपको डॉलर नीचे लाना होगा। ठीक है। अगर डॉलर नीचे नहीं आता तो आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकेगी। सही है। और आपके खजाने पे बोझ बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया। अब आ जाइए जो कमर ज़मान कायरा साहब ने फरमाया। देखिए कायरा साहब, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने भी कुछ नाम लिए थे। सही। और उन्होंने भी फरमाया था कि मेरे कत्ल में ये लोग मुलव्वस हो सकते हैं। सही। और आपने उस वक्त मुतालबा नहीं किया कोर्ट में जाने का, बल्कि जिसको आप लोग कातिल लीग कहते थे उनके साथ आप लोगों ने इत्तेहाद कर लिया और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दे दिया। सही है।
तो आप अपना रवैया पहले देखें कि क्या रहा। सही है। तो इमरान खान साहब ने अगर बात की है तो देखिए उन पर कातलाना हमले हुए हैं पहले, तो उन्होंने उस बुनियाद पर बात की है और यकीनन उनके पास कुछ न कुछ कोई मालूमात होंगी। सही हो गया, बिल्कुल ठीक है जी। पाकिस्तान में, मैं अली साहब 1 मिनट सिर्फ, पाकिस्तान में ये हमारे दोस्त जो है ना ये मुतालबे हमेशा करते हैं, अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं, ये हमारे सियासी लोग हमेशा ये मुतालबा करते हैं कि करप्शन को साबित करें। अब करप्शन ऐसी है कि एक बंदे ने एक एनओसी जारी किया और उसके पैसे उसने कैश में बाहर ले लिए, तो उसका सबूत कहाँ से आएगा? सही है। तो उसका तो सबूत है, हो ही नहीं सकता। तो पाकिस्तान में जो व्हाइट कॉलर क्राइम है उसकी तरफ भी हमें देखना चाहिए कि वो कैसे, उसका एक बड़ा अच्छा इन्होंने अंदाजा लगाया था कि देखें किसी की जायदाद बढ़ जाए, इनकम से ज्यादा जायदादें हो जाए, मगर हालिया तरमीम में वो किस्से भी खत्म हो गए और पाकिस्तान में तो चोरी की छुट्टी दे दी गई और 50 करोड़ से नीचे तो वैसे ही आपको कोई नहीं पूछ सकता, जो मर्जी करे। ठीक और है, आपके खानदान के अफराद को बिल्कुल कोई नहीं पूछ सकता। सही। बरलास साहब हमें ब्रेक की तरफ जाना है और इस पे मजीद बात करेंगे। अभी हमारा मौजू है बिल्कुल ये, इसहाक डार साहब ने भी आज जो बात की थी कल, उन्होंने कहा था जनाब के माशी तरक्की अल्लाह के ज़िम्मे है और अल्लाह जाने और मुल्क जाने। तो बात करेंगे कि अगर अल्लाह ने ये मुल्क चलाना है तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं के लिए आए हुए हैं और हम ये क्या कर रहे हैं। बाकी अल्लाह कहता है कि बिल्कुल मेरी मदद आपके हमेशा शामिल हाल होगी, लेकिन उन लोगों की शामिल हाल होगी जो मदद के तलबगार भी होंगे और जो अपने मुल्क के साथ, अपने मकासद के साथ मुखलिस भी होंगे। बातचीत कैसे सजारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले बात हुई थी इसहाक डार के बयान की। इसहाक डार के बयान के हवाले से अगरचे अब्दुल्ला साहब ने पहले कहा कि जनाब माशी हालात इस तरह के किसी के भी काबू में नहीं आएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इस मुल्क को अगर अल्लाह ताला ने ख़ुद ही आके चलाना है और हमने बिल्कुल अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखना तो फिर क्या होगा? दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो दावे किए थे वो कंट्रोल करने में नाकाम हो गए हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर ये दलदल में खड़ा है और फिर आपसे जो पहला एक निज़ाम मईशत है जो पूरी दुनिया में ऑलरेडी चल रहा है, बतौर मुसलमान ज़ाहिर है कोई भी मुसलमान इस बात की तो नहीं तायद कर सकता कि इस्लाम मुखालिफ निज़ाम हो, लेकिन जो भी आपका कच्चा पक्का, अच्छा बुरा, गंदा सही एक निज़ाम आप 75 साल से चला रहे हैं, अगर आप उसको यकदम इन हालात में तब्दील करके किसी और निज़ाम की तरफ जाएंगे और सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए बयानबाजी करेंगे तो वो मईशत पर क्या असरात मुरतब करेगा? मेरा ये आपसे सवाल है अब्दुल्ला साहब। सर, हम बेसिकली मेरा ख्याल है ये सारे जवाब पॉलिटिकली, ये सवाल पॉलिटिकल गेन्स के लिए करते हैं। एक्चुअल सिचुएशन डिफरेंट है ग्राउंड के ऊपर। सही है। हमें रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दुरुस्त। हम ऑलमोस्ट जिसे कह लें, चलो फिगर्स में नहीं है, एक्चुअली आप कह लें कि डॉक्यूमेंट्स में अभी नहीं है, हम जो माशियत के जिस पोजीशन पे खड़े हम डिफॉल्ट किए हुए हैं। जरूर। अच्छा, अब इन हालात में थोड़े दिन पहले शहबाज शरीफ ने एक बड़ी अच्छी बात की थी साहब ने, अगर आप सोचें, उन्होंने कहा था हमने बहुत गलतियां की, हम सब ने गलतियां की। दुरुस्त है यार, इस बात पे आ जाए, ये शहबाज शरीफ भी हमारा है, इमरान खान भी हमारा है, बिल्कुल, जरदारी भी हमारा है, बिल्कुल, ठीक है, और ये क्या नाम है उसका, नवाज शरीफ भी हमारा है, मौलाना फजलुर रहमान भी हमारा है, ठीक है, और MQM भी हमारी है, ANP भी हमारी है, वली खान भी हमारा है। यार, ये मुल्क है सारा, तो हम सारे हैं ना, ठीक है। अब आ जाए कि अभी क्या करना चाहिए। क्या ये सारा कुछ जो बैठ के मीडिया के ऊपर ये पॉलिटिकली जलसों के ऊपर हो रहा है, मुझे बताएं कि किसी एक जलसे के ऊपर किसी ने इश्यूज के ऊपर बात की हो? बिल्कुल। कि हमारे एग्रीकल्चर इशू क्या इश्यूज हैं, हमारे प्रोडक्शन के क्या इश्यूज हैं, हमने इस टाइम पे करना क्या है, हमारे साथ इस टाइम पे हेल्थ के क्या इश्यूज हैं, एजुकेशन के इश्यूज क्या हैं, फॉरेन अफेयर्स के इश्यूज क्या हैं, और हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स के इश्यूज क्या हैं। ये वो इश्यूज हैं, अगर तो उसके ऊपर बात करें, उसके सॉल्यूशंस दें, तो हमें समझ आए कि हम किसी जगह के ऊपर जा रहे हैं। अभी तक मेरा ख्याल है कि हमारी पॉलिटिकल एलिटमेंट से किसी एक ने सबक नहीं सीखा कि हम क्या करने जा रहे हैं। ऐसे जो इसके बाद जो हमारी टेक्नोक्रेसी जिसकी बात करते हैं, टेक्नोक्रेसी ने तो पॉलिटिकल
स्पोर्ट को, विजडम को, उस अप्रोच को असिस्ट करना होता है। उनका रोल इससे ज्यादा नहीं है। दुरुस्त है। उनका लीडरशिप का रोल बनता ही नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग भी लीडरशिप की नहीं है। सही है। अब जब जहां पे खड़े, मैंने पहले बात की है कि आपने इमीडिएटली क्या करना है और लॉन्ग टर्म क्या करना है। सही है। इमीडिएटली आपके पास सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, जिसको स्किल्ड दें और इनकी मेहनत करें। जो मिडिल ईस्ट के 5-6 कंट्रीज हैं, जिसमें सऊदीया, कतर, कुवैत, ईरान, ये उसके साथ ओमान आ गया, यूएई आ गया, कि हमारी 2-3 लाख और फोर्स, किसी तरह से लेबर फोर्स, स्किल्ड लेबर फोर्स ले लें, तो ये 2-3 लाख लोग अगर इधर और ऐड ऑन हो जाते हैं तो आपका कोई 10-15-20 अरब डॉलर का साल में और आना शुरू हो जाएगा। और जो हमारे पास इसके बाद यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में लोग बैठे, उनके लिए इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज लेके आए। और जो आपके पास इन बिटवीन सिविल ब्यूरोक्रेसी है या मीडिया है, इनको इस काम पे लगाएं कि आपने फैसिलिटेट करना, आप हाकम ना बने। ये हाकम नहीं है। इन्होंने खिदमत करनी थी इस मुल्क के लिए, उसको सर्विस देनी थी। तो ये आके सारे अफसर बन के बैठ जाते हैं। उन्हें फिक्र ही कोई नहीं है कि अच्छा कितनी एफर्ट करके ओवरसीज आपका जो भी आता है, इन्वेस्टमेंट्स करता है, वो जाता है। उसके बाद वो एक बंदा 100 बंदे को रोकता है कि जाना ही ना पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट्स करने ही ना। सही है। तो हमारे लिए इमीडिएटली ये वो रेवेन्यू का सोर्स है। इसके बाद आपके पास जो और है कि जो हमारे पास फूड पोटेंशियल, फूड का इशू आ रहा है, फूड सिक्योरिटी का, तो आपके जो एग्रीकल्चर एरियाज हैं और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज हैं, उसके ऊपर खर्च करें। कि जो अगर फर्ज करो आपको 8-10 अरब डॉलर का साल का आपने फूड इंपोर्ट शुरू कर दिया, तो ये एक और एड ऑन हो जाएगा। ठीक है ना, इसको रोकना। और जो मैंने बात की थी एक्सपोर्ट की, उसमें बरला साहब ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया। मैंने सिर्फ उस इंडस्ट्री की तरफ बात की है जो एक्सपोर्ट करती है। दुरुस्त है। और उसमें से हो सकता है कि 10-15% वो उनकी इनपुट है जो इंपोर्ट करनी पड़ती है। दुरुस्त है। उसको इंपोर्ट जरूर करें ताकि आपकी एक्सपोर्ट ना रुके। सही हो गया। लेकिन आप ओवरऑल जो इंपोर्ट है वो नहीं चाहिए हमें। सही। और जो डॉलर इंक्रीज होता है तो लाजमी बात है वो 10-15% इंपोर्ट भी हमारी बहुत महंगी हो जाएगी। तो ये बरला साहब का बहुत अहम पॉइंट है कि ये जब आपके पास इनपुट आपकी महंगी हो जाएगी तो आप कंपीट नहीं कर सकेंगे इंटरनेशनल कर सकते। बिल्कुल ठीक हो गई। बरला साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे। बड़ा अच्छी बात है। ये एक ज़ाहिर है कि एक बंदा जो प्रैक्टिकल एक दुनिया में है तो उसकी बातें प्रैक्टिकल होती हैं, और अब्दुल्ला साहब की बातें हमें तजवीज़ें नहीं हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि ये कर लें तो हमारा ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक जो इन्होंने बात की, बाहर से उनको लाना चाहिए, यूरोप से या नॉर्थ अमेरिका में जो बड़े बिजनेसमैन बैठे, हमें जो मजदूर है वो कहते हैं कि वो तो पैसा भेजता है, जो बहुत मल्टी बिलियनर डॉलर वाले पाकिस्तानी है वो इधर पाकिस्तान में पैसा नहीं भेजता, और वो अगर आ जाए तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारों में बड़े बड़े तुर्रम खान, बड़े बड़े नेक, बड़े बड़े पारसा ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा इदारा बंदे को जलील करने के लिए पहुंच जाता है। तो इसका हल क्या निकालें? ये बड़ी अच्छी बात की अब्दुल्ला साहब ने, बहुत खूबसूरती से सच बोला है। देखिए अलवी साहब, तजर्बा यही है कि पाकिस्तान में जो ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट की गर्ज से आए वो इतने रुस्वा हुए और वो बेचारे रोते हुए नजर आए। सही है। और फिर अपना सामान समेट के बाहर चले गए। सही। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी इतना उलझा देती है उन्हें। एक तो यहाँ जो ओवरसीज पाकिस्तानी आता है उसके साथ जो रिश्वत के रेट है वो भी डबल ट्रिपल ये कर देते हैं। ये अमेरिका आया है, देखो डॉलर से पैसे लाओ जी। सही है। और फिर उस बेचारे को कोई आप 20 NOCs में उलझा देते हैं। आप देखिए कि जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं, मैं सिर्फ बांग्लादेश की आपको मिसाल देता हूँ कि बांग्लादेश में कोई भी इन्वेस्टर जाए, वो जब वहां जाके ढाका के रेजेंसी होटल में ठहरता है तो वो पूछते हैं कि आपका पर्पस क्या है आने का। अगर वो कहे मेरा इन्वेस्टमेंट है तो आपको नहीं जाना पड़ेगा। सही। बांग्लादेश की सरकारी मशीनरी के लोग आ जाएंगे। सही। वो आके आपको कहेंगे कि सर आपने कौन सी फैक्ट्री लगानी है। सही। फिर वो जब फैक्ट्री बताएगा कि मेरा दिन है कि मैं फलां चीज लगाऊं, वही सरकारी लोग आपको 2 जगह दिखाएंगे मुख्तलिफ, तो उनमें से आप एक पसंद कर लेंगे। सही है। फिर वो आपको 1 विंडो के तहत सारे NOC जारी कर देंगे और आपसे कहेंगे कि सर आपको 5 साल के लिए या 10 साल के लिए टैक्स की छूट है। सही है। आपको एनर्जी जो है वो सब्सिडाइज मिलेगी। तो इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा खुश हो जाता है। वो कहता है यार 10 साल तो ये छूट मिल रही है मुझे टैक्स में। सही है। तो मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करता हूँ। उसकी निस्बत तो कोई पाकिस्तान में आ जाए
तो यहाँ उसके कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं। तो ये हमें अपने बाबुओं को भी ठीक करना होगा। देखिए किस मुल्क में बाबू इतने इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। मैंने तो किसी मुल्क में बाबू इतने इतने बड़े घरों में रहते हुए नहीं देखे। बरलास साहब, मैं आपसे एक बात इस हवाले से पूछना चाहूंगा। कथा कलामी माफ इमरान खान साहब ने आते ही कहा था मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को लाऊंगा, और उनके साथ ओवरसीज का एक हमें पता भी है, एक बड़ा ताल्लुक भी है, और उन्होंने वन विंडो ऑपरेशन की भी बात की थी। तो क्या वजह है कि ये क्यों नहीं कामयाब हो सका? इमरान खान साहब भी इसमें कामयाब नहीं हो सके कि वो वन विंडो सही तरीके से उस पर अमल दरामद करा लेते और लोग इन्वेस्टर आते यहाँ काम करते, ब्यूरोक्रेसी ने नहीं चलने दिया, या क्या वजह है? आपकी तो वक्तन फवक्तन मुलाकातें भी होती रहती हैं, क्या कहते हैं इमरान खान साहब? जैसा कि कल हमने देखा सरदार तनवीर वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर रो पड़ा ब्यूरोक्रेसी के रवैये की वजह से कि ये लोग बात ही नहीं मानते, ना काम करने देते। आप देखें कि एक रियासत का वजीर आजम जब रो पड़े तो क्या हाल होगा, उस बेचारे पे क्या बीती होगी। वो इस मुल्क का बिजनेसमैन है, वो बाहर से सरमाया ला के यहाँ उसने सरमायाकारी की, और उसको शौक हुआ कि मैं सियासत में आऊं और अपने खित्ते की खिदमत करूं। सही है। उस खिदमत के तहत वो वजीर आजम बन गया, और अब वो चाहता है कि मैं यहाँ काम करके दिखाऊं। उसके काम में रोड़े ब्यूरोक्रेसी अटका रही है, सही है, और अपनी तनख्वाहें ले रही है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ब्यूरोक्रेसी की सजा ही कोई नहीं, कोई मतलब इनको निकाल नहीं सकता। अच्छा, फौजियों की भी सजा है, जजों की भी सजा है, हर एक की सजा है, ब्यूरोक्रेसी की सजा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या है जी, OSD कर दिया, वो और खुश हो जाते हैं, काम करना नहीं, तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है। अब एक तो इनकी सजाएं भी होनी चाहिए, दूसरा इनसे जो बड़ी बड़ी मुराद है वो लेनी चाहिए। बिल्कुल अब आज ये इमरान खान की तरफ जो आपने बात की, ब्रेक पे जाना है बरलास साहब, जरा जल्दी वाइंड अप कर लें जी। देखिए इमरान खान ने तो पहले ओवरसीज की जो जायदादें हैं वो छुड़वाने के लिए ओवरसीज कमीशन बना दिया, और वो जो मखदूम तारिक साहब हैं उन्होंने बड़ा काम किया इसमें। उन्होंने अलग बेंच बनवा लिया लाहौर हाई कोर्ट में, और हर डिस्ट्रिक्ट में अलग एक जज मुकर्रर कर दिया ओवरसीज के मसाइल हल करने के लिए। सही, चले, बिल्कुल सही है जी। ओवरसीज के मसाइल हल करने के लिए इमरान खान साहब ने ये इकदाम किए हैं, लेकिन सवाल बहरहाल वो अभी फिर दोबारा भी पूछेंगे, इस पर बात भी करेंगे कि आखिर ओवरसीज क्या उतनी तादाद में आए जितनी इमरान खान साहब तवक्को कर रहे थे? अगर आए तो उनके साथ यहाँ क्या सलूक हुआ? और हमें कुछ ऐसे लोगों का पता है जिनको हम ज़ाती तौर पर जानते हैं कि जिन्होंने करोड़ों डॉलर्स की पाकिस्तान में ट्रांजैक्शन की, पाकिस्तान में पैसा लाया, लेकिन उनसे फिर पूछना शुरू कर दिया कि क्या पैसे यहाँ क्यों लेके आए हैं, और फिर वो आधे पौने पैसे लुटा के फिर वो वापस भाग के, उसका जिम्मेदार कौन है? उन जिम्मेदारों को पकड़ना चाहिए। बातचीत के सिलसिले हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है मईशत की, और मईशत में ये एक तो बात सामने आ गई कि जनाब अभी तो जो हालात हैं, जब एनर्जी नहीं है तो कैसे इंडस्ट्री आएगी। आपने अब्दुल्ला साहब एक बात की थी ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की, लेकिन पाकिस्तान में एक बिज़नेस जो बहुत ज़्यादा होता रहा है और अभी भी हो रहा था कुछ अर्सा पहले तक, वो था रियल एस्टेट का बिज़नेस। उसमें बहुत सारी खामियां भी हैं, खूबियां भी हैं, लेकिन कम अज़ कम एक कारोबार जो है वो चल रहा था। इमरान खान के दौर में कहा जाता है कि उनकी तरमीम कुछ उन्होंने अच्छी तरमीम की तो चीज़ें जो हैं बेहतर होना शुरू हो गई, बिजनेस में कुछ बेहतरी आई थी। अभी इन दिनों में वो बिल्कुल, वो भी कहते हैं कि ठप होकर रह गया। क्या असल सूरत हाल क्या है, आपका क्या तहसील? सर, इसमें ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, जो एक्टिविटी जनरेट करती है, जो इंडस्ट्री चलाती है, तो वो डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है। ठीक है, और आपकी तकरीबन 40-50% लेबर स्किल्ड अनस्किल्ड जो है वो इस डेवलपमेंट इंडस्ट्री के साथ है। ठीक है, और इमरान खान की पॉलिसीज में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से उसमें ग्रोथ आ रही थी। ठीक है, लेकिन उनके दौरान में भी ये गलतियां ही, क्योंकि टॉप लेवल पे इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस तो नहीं होता। हम जो एग्रीकल्चर एरियाज है वहां पे हमने डेवलपमेंट रोकनी है। ठीक है, ये जो पुठार रीजन है सारा, इसको ओपन करें। फर्स्ट करो, पिंडी सारा आपका बैरन है, ठीक है, और अटक सारा बैरन है, आपके पास चकवाल बैरन है और झेलम बैरन है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएं, जो छोटी मोटी पॉकेट यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर एरियाज है उनको प्रिजर्व करें। दूसरा, वर्टिकल डेवलपमेंट
1% इंक्रीज करें। तीसरा सबसे बड़ा इशू यह है कि इनके अंदर से 20% जो पॉकेट लैंड्स रह जाती हैं उसके लिए कंपलसरी एक्विजिशन करें। हमने अमीरों के लिए तो बहुत काम कर लिया, जिनकी असल जरूरत है उनके लिए इसको सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर 20% सोसाइटी जब प्रोजेक्ट है उसको 20% कंपलसरी दें और ये पब्लिक पर्पस डिक्लेयर कर दें, और उसको हम ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट था उस कंपोनेंट में इन्वॉल्व कर लें, उनके लिए प्लॉट बन जाएगा। अब आती है बात के जिस इस माशियत के अंदर भी बहुत सारे मुल्कों के साथ ऐसे मामला हुए हैं, हम इतना घबराएं भी ना। अब हमने कहीं ना कहीं से चलना है, इंशाल्लाह चलेंगे। और ये सारे ने जब अज़म कर लिया, वो जो था जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, मुझे यकीन है यहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। बिल्कुल सही। हम सारे के सारे बहुत पोटेंशियल रखते हैं, सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, इन सारे इकट्ठे होकर काम पे। और एक और बात सर मैं खत्म कर आखिरी मिनट है, जो लीडर भी हमारा नफरत बेचता है उसको सुनना बंद कर दें, वो बेशक वो मजहबी लीडर है या पॉलिटिकल लीडर है, जो कोई भी है। ठीक है बरलास साहब, टाइम बड़ा क्लोज रह गया है और ये बड़े पुरुम्मीद हैं, कहते हैं मायूसी की जरूरत नहीं है, चीजें फिर भी बेहतर हो जाएंगी। जी मैं कहता हूँ कि एक तो चोरी को जुर्म समझें, और जो चोरी करके यहाँ से पैसे ले जाता है, इस पैसे ले जाने को गद्दारी डिक्लेयर करते हैं। बिल्कुल सही है, इस चोरों को गद्दार डिक्लेयर करें। और जो चोर जो बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी में भी जो बैठे हुए हैं, चोर सिर्फ सियासतदान नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। बड़े बड़े चोर और बड़े बड़े ईमानदारों की रूप में बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेसी में भी, उनको भी नुकेल डालने की ज़रूरत है। इस मुल्क का सबसे बड़ा जो असल जिनको एक दूसरे को ये बचाते हैं और गलत पॉलिसियाँ बनाते हैं और इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं और इनके खिलाफ किसी ने कभी एक्शन नहीं किया, वो इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है। उनके खिलाफ भी इकदाम करने की ज़रूरत है। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।